चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का और डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए, है ना। तो सेकेंड सेमेस्टर को भी सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म करना है। तो इससे पहले के लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलरेडी 4-5 लेक्चर देखे थे, जिसमें हम लोगों ने पूरा बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था। यूनिट 1 में 2 चैप्टर है सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब के बारे में पढ़ लिया ऑलरेडी। आज हम बात करेंगे बायो एनर्जेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 2 है। बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर को हम 2 क्लास में खत्म करेंगे। तो बायो एनर्जेटिक्स के डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले नाम से लग रहा है बायो एनर्जेटिक्स 2 शब्द से मिलकर बना है। बायो प्लस एनर्जेटिक्स, बायो मतलब कि इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जेटिक्स मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे पूरे शरीर को, हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे पूरे शरीर को या एनिमल्स के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर को हमारी बॉडी के अंदर हम कुछ एक्सटर्नल फिजिकल काम करते हैं, जैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, मूवी देखते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, या जितना भी हम काम करते हैं, उन सभी काम में क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है। लेकिन अगर हम कुछ भी काम ना करें फिर भी हमारी बॉडी में एनर्जी खर्च होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं। वो ढेर सारे सिस्टम बेसिकली क्या है, जैसे कि हमारा ये सिस्टम आप मान लीजिए कि आप ये समझ सकते हैं कि सिस्टम, यार हम एयर लोड करे है कि नहीं करे है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ये सब सिस्टम के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए एनर्जी। तो इन दैट केस क्या होता है कि हमारी बॉडी को लगातार एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी हमारी बॉडी के अंदर होता है और एनर्जी का खर्च भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, और इन सब की जो स्टडी होती है इसी को हम लोग बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the consumption and production of energy inside the human being या inside the living being, this is called the bioenergetics। आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी नोट्स आसान भाषा में ऑलरेडी अपलोड है हमारे वेबसाइट पे kclpharmacy.com पे। आप यहाँ पे समझिए और वहां से नोट्स डाउनलोड करिए, आपका सारा काम फिनिश, बस पढ़ाई करिए, टनाटन नंबर पाइए। डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी में वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो हमारी बॉडी में जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है बेसिकली फ्रेंड 2 स्टेप में होता है। एक ऑक्सीडेशन स्टेप द्वारा होता है और दूसरा फास्फोराइलेशन स्टेप के द्वारा होता है। यानी 2 चरणों के द्वारा, यानी 2 तरीकों से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का यूज हो सकता है। जैसे कि आप अगर कहीं बाहर जाइए खाना खाने, तो खाना खाने आप कहीं जाएंगे, कुछ भी खाने जाएंगे तो आप पैसा देंगे। अब जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा देना क्या है, एनर्जी देना है। किसी को आप पैसा देंगे तो बदले में आपको उसको देगा। तो जब आप दे रहे हैं तो आप आज के जमाने में 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या तो आप उसको कैश दे सकते हैं या आप उसको पेटीएम कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको पेटीएम कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, कोई भी दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम 2 अलग तरीके से यूज करके अपनी बॉडी कुछ भी सामान खरीद सकते हैं या एनर्जी दे सकते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक ऑक्सीडेशन स्टेप के द्वारा हो सकता है, दूसरा फास्फोराइलेशन स्टेप के द्वारा हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेप के लिए जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेप की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेप में से NADH है और FADH है, ये सब क्या है, ये कोएंजाइम्स है। हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स कोएंजाइम्स होते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये कोएंजाइम्स जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो जैसे NADH है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होगा ये बनाएगा NAD+H2O और क्या निकलेगा, ATP। और इसी ATP को हम लोग बोलते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी में जो करेंसी एनर्जी ऊर्जा है वो किस, हमारे शरीर में, हमारे देश में रुपया एनर्जी है, तो जो पैसा है वो किस करेंसी में है, रुपया में है। अमेरिका में जो पैसा है किस करेंसी में है, वो डॉलर में है। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो किस करेंसी में है, वो ATP के रूप में है। ठीक है, उसी तरह से FADH है, अगर FADH को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हमारा बन जाएगा FAD एंड यहाँ से क्या निकलेगा H2O और क्या बनेगा, ATP। यानी ये हमारे दोनों जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेप है कि ऑक्सीडेशन स्टेप कर करके हमारी बॉडी से जब भी हमको एनर्जी जरूरत पड़ती है तो हमारी बॉडी में 2 चीजें होती हैं, या तो ऑक्सीडेशन होता है या तो फास्फोराइलेशन। मैंने कहा ना, या तो हम कैश देते हैं या तो पेटीएम करते हैं। तो कैश दिया तो हमने ये कर लिया। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, अगर हम फास्फोराइलेशन की बात करें तो फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फ्रेंड ब्रेक डाउन ऑफ फास्फेट ग्रुप्स। तो हमारे बॉडी में आप पता है ATP इज द क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी की करेंसी। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन हमारी एक रिंग होती है, हमने माना ये हमारा रिंग एडिनोसिन है, इसके साथ 3 फास्फेट ग्रुप जो है वो लगे हैं। और फास्फेट ग्रुप कैसे होते हैं आपको पता है, ये वाला OH करके है ना, तो हम उसको बना नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे OH
OH फास्फोरिक एसिड ग्रुप लगा होता है। तो अब एक फास्फेट ग्रुप टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी, दूसरा फास्फेट ग्रुप टूटेगा एनर्जी निकलेगी, तीसरा फास्फेट ग्रुप टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। यानी एटीपी का ब्रेक डाउन हमारे बॉडी में होता है, जिसको बोलते हैं फास्फोराइलेशन, जिससे क्या होती है, एनर्जी बनती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है वो दो तरीके से हो सकती है, ऑक्सीडेशन के द्वारा, जैसे कि हमारे जो बॉडी के अंदर कोएंजाइम्स हैं NADH, FADH, ठीक है, तो ये इनके द्वारा भी बन सकता है। और दूसरा फास्फोराइलेशन, यानी जो एटीपी ऑलरेडी पहले से बनी है उस एटीपी के ब्रेकडाउन से भी हमको एनर्जी मिल सकती है। ये हमारा है तरीका कि कैसे होती है प्रोडक्शन एनर्जी की हमारी बॉडी में। अगली बात करें फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। हमारे बॉडी के अंदर बायो एनर्जेटिक्स की आवश्यकता क्यों है, इसकी स्टडी की आवश्यकता क्यों है, या एनर्जी की आवश्यकता क्यों है। तो यह तो बहुत सीधा सवाल है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जीवन में पैसे का उपयोग क्यों है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा का उपयोग क्यों है, हर एक काम के लिए। हम हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं, सब काम में एनर्जी लगती है। तो जैसे एग्जांपल मैकेनिकल वर्क के लिए क्या होती है एनर्जी, जैसे कि हम कुछ फिजिकल काम कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आज थोड़ा सा एकादशी फास्ट है मेरा, तो बॉडी में एनर्जी कम है, बड़ी मुश्किल से केला वेला खा के आपको पढ़ाना जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैकेनिकल वर्क मैं कर रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कुछ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो मैकेनिकल वर्क है। इसके लिए आपको क्या होगी, चाहिए एनर्जी। केमिकल सिंथेसिस, हमारे बॉडी के अंदर लगातार कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता रहता है, मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। तो उस केस में भी जो सिंथेसिस हो रहा है, उस केस में भी क्या हो रहा है, हमको चाहिए क्या, एनर्जी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें अगर हम लोग, तो हमारी बॉडी का जो, हम जब पैदा हुए थे इतने बड़े तो थे नहीं, और हम मरेंगे तो इतने बड़े मरेंगे नहीं। हमारी बॉडी में कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ घटेगा, कुछ बढ़ेगा, और बॉडी के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है वो भी क्या होता है हमारा एसेंशियल, उसके लिए भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। द लास्ट वन इज क्लीवेज एंड ब्रेकिंग। हमारे बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स के क्लीवेज होता है, ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, नए मॉलिक्यूल, भाई प्रोटीन है, प्रोटीन डिसोसिएट होगा अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड डिसोसिएट होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में। तो ये सब क्या है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो एनर्जी का, इसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कि हम ये बात कर रहे थे कि एसेंशियल्स क्या है, एनर्जेटिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, यानी हमारे शरीर के अंदर जो बायो एनर्जेटिक्स है वो किन नियमों पर आधारित होता है, वो किन पर काम करता है। तो स्टूडेंट्स हम बात करें अगर, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बायो एनर्जेटिक्स है वो 3 नियम पे काम करता है। पहला नियम है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, एंड द थर्ड वन इज एटीपी एंड फास्फोजेंस। इन तीनों को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि तीनों कॉन्सेप्ट पे, हमारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारी बॉडी में जो बायो एनर्जेटिक्स है वो 3 नियम पे काम करता है। पहला नियम है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, दूसरा है थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड वन इज एटीपी एंड फास्फोजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट की। हम इसकी बात करें अगर पहले नियम की, तो पहला नियम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है फ्रेंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है, गीता अगर आपने पढ़ी होगी उसमें एक श्लोक है ना, उसमें श्लोक है, उसका अर्थ है कि आत्मा अजर अमर है, ठीक है, ना तो इसे बनाया जा सकता है, ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है, बस आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है ना। वंशास जीर्णा निर्धा विहाय, जैसे जैसे हमारी शरीर आत्मा शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, है ना। और नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावका न सोचती मारुता, है ना, कि ना हवा सुखा सकती है, ना आग जला सकती है। तो उसी की तरह एनर्जी की बात हो रही। ये नियम पहला कहता है कि हमारे शरीर में एनर्जी बनती ही नहीं है और न नष्ट होती है, बस ये एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। तो इसका डेफिनेशन है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ह्यूमन बॉडी, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी इन्होंने कहा कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज करते हैं, जैसे फिजिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से केमिकल, ये चेंज करते हैं। तो ये पहला नियम है, और ये पहला नियम का फॉर्मूला है Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। ये इस नियम पे काम करता है, इस पे काम करता है जहां पे Q क्या है, हीट है। हम किसी भी सिस्टम को जो हीट दे रहे हैं, किसी भी बॉडी को जो हम एनर्जी दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। डेल्टा E क्या, उसका इंटरनल एनर्जी, चेंज इन, इसको हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और W इक्वल टू वर्क।
ठीक है, उसके द्वारा किया गया काम। यानी जब किसी भी सिस्टम को हम ऊष्मा देते हैं तो उसके इंटरनल एनर्जी में कुछ वृद्धि होती है, उसके बाद वो क्या करता है, वो कुछ काम करता है, जिसको बोलते हैं वर्क डन। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस आपको इतना ही लिखना है। और ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि हमको पता है कि थर्मोडायनामिक्स के 3 नियम है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो हम लोग बेसिकली फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये बायो एनर्जेटिक्स है वो थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, जो कि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारा पहला लॉ हो गया फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट। देखिए हमारे बॉडी में जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है वो दूसरे वाले यानी थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट फ्रेंड 2 नियम पे बेस्ड होता है, एक होता है एंथैल्पी और दूसरा होता है एंट्रोपी। ठीक है, एंथैल्पी और एंट्रोपी, इन 2 चीजों पे हमारा का पूरा सिस्टम बेस है। तो एंथैल्पी क्या होता है, अगर इसको हम देखें तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस PV। ठीक है, डेल्टा H इक्वल डेल्टा PV। इसका मानना है कि अगर किसी सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम करके उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया जाए, या फिर उसकी जो भी इंटरनल एनर्जी होती है वो उसकी एंथैल्पी कहलाती है। यानी किसी भी ह्यूमन बॉडी में अगर प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसका जो डेल्टा ई है वो उसका क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है। ये एंथैल्पी का डेफिनेशन यही है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज द टोटल इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो अगर आप देखिए इसको, अगर हम इफ P और V को कांस्टेंट कर दें, यानी इसको हम क्या करें, एक मान लें, तो डेल्टा ई हमारा डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा E। यानी तब एंथैल्पी हमारा जो होगा वो इंटरनल एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, और डेल्टा H जो होता है इसका एक फॉर्मूला और होता है फिर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा HF माइनस डेल्टा HI। मतलब किसी भी सिस्टम की फाइनल एंथैल्पी और इनिशियल एंथैल्पी का जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा H यानी चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। दूसरा फ्रेंड होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी डिनोट करते हैं डेल्टा S। डेल्टा S का मतलब होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का एक मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है विविधता। जिस सिस्टम में जितनी ज्यादा हलचल उसमें उतना ज्यादा एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को हम बोल सकते हैं इट इज द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। डिसऑर्डरनेस मतलब कुछ भी एंट्रोपी। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये 2 ब्लॉक्स हैं, तो इस ब्लॉक्स में मैंने कुछ यूं रखा है, ठीक है, और दूसरे ब्लॉक में ये है। अब आपको कहां पे डिसऑर्डरनेस दिख रहा है। ऑर्डरनेस का मतलब होता है एक कतार में। देखिए आपको सिस्टम कतार में दिख रहा है, रैंडम नहीं, लेकिन यहाँ पे रैंडम है, कतार कुछ नहीं है। तो इसकी एंट्रोपी, इसकी जो एंट्रोपी होगी वो ज्यादा है किससे, इससे। यानी जब बॉडी के किसी सिस्टम में विविधता ज्यादा हो, डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो, रैंडमनेस ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं उसकी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का डेफिनेशन होता है इट इज द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम। तो हमारे बॉडी में भी रैंडमनेस, एंट्रोपी का बड़ा रोल है। आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आप बताइए कि किसमें ज्यादा एंट्रोपी होगी, क्योंकि सॉलिड जो होता है पार्टिकल ठोस होते हैं, जहां पर रख दो रखे रहेंगे, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, यानी इसका एंट्रोपी सबसे कम है ना। हम कहते हैं सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम। लिक्विड में थोड़ी सी हलचल होती है, जहां पे रखोगे बहेगा, लुढ़केगा, पार्टिकल्स मूव करेंगे, यानी इसकी एंट्रोपी इससे ज्यादा है। और गैस तो इतना हलचल है कि आप अगर कहीं रख दो तो सट छोड़ जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, बहुत तेज मोशन करता है, यानी गैस की एंट्रोपी सबसे अधिक, फिर उससे कम लिक्विड की और इससे कम सॉलिड की। तो दिस इज द डिसऑर्डरनेस। और अगर हम इसको भी डिनोट करें तो डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा एस फाइनल माइनस डेल्टा एस इनिशियल। इस डिफिनीशन से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो ये 3 एनर्जेटिक्स के, हमने दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड तीसरे कॉन्सेप्ट की, इसको बोलते एटीपी एंड फास्फोजेंस। ठीक है, एटीपी और फास्फोजेंस की बात वही है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एटीपी है वो करेंसी है। किसकी करेंसी है, एनर्जी की। और जैसे जैसे ये करेंसी टूटती जाएगी हमको एनर्जी उसकी मिलती चली जाएगी। तो जैसे ये एटीपी है, मैंने माना कि ये हमारे पास एडिनोसिन रिंग लगा है, इसके साथ POH PO फास्फोरिक एसिड, एक फास्फेट ग्रुप ये है OH
OH OH, एक फॉस्फेट ग्रुप ये है और ये OH, ऐसे कॉपी बनाइएगा। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, थ्री फॉस्फेट, यानी प्रेजेंट टाइम में ये क्या है हमारा फ्रेंड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जैसे ही फास्फोराइलेशन होगा, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, जब एक बॉन्ड टूटेगा ये एटीपी टूट जाएगा, किससे बचेगा, एडीपी। देखो ट्राइफॉस्फेट था, एक बॉन्ड टूट गया तो दो बचा, दो मतलब डाई, तो इसका नाम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और यहां से एक फॉस्फेट अलग हो गया, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि एडेनोसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जब यहां से फॉस्फेट अलग हो गया तो ये इनऑर्गेनिक हो गया, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जब भी टूटेगा यहां से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, एनर्जी। यानी जब भी एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा वहां से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, यानी जब भी आप 100 रुपए का नोट तोड़ाएंगे तो बदले में आपको कुछ एनर्जी मिलेगी, कुछ सामान आपको मिलेगा। अब आप फर्दर क्या कर सकते हैं, अब आप चाहें तो इसमें से एक बॉन्ड और तोड़ सकते हैं। जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है उसमें से एक बॉन्ड और आप तोड़ेंगे, यानी इसको बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। इसको भी क्या बोलते हैं, फास्फोराइलेशन। तो अब क्या बचेगा, AMP। कैसे बने, एक ही बचा, इसको बोलते हैं मोनोफॉस्फेट। तो ये हो जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और फिर क्या निकलेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या निकलेगा, एनर्जी। ठीक है, और लास्ट में हम इसको भी फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एडेनिन। अगर इसको भी हम तोड़ दें इस वाले को, तो क्या बचेगा, सिर्फ एडेनिन। एडेनिन बचेगा, निकलेगा, और क्या निकलेगा, एनर्जी। यानी एक हम कह सकते हैं कि एक एटीपी के नोट से, यानी एक एटीपी से हम 3 बार फास्फोराइलेशन करा करके हम 3 अलग अलग बार एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और हमारी बॉडी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो एटीपी के द्वारा ही होता है। तो फ्रेंड ये थे कुछ टॉपिक और रह गए हैं, एक्सोजेनिक रिएक्शन, इंट्रोजेनिक रिएक्शन, और कुछ टॉपिक रह गए हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, और उसको खत्म करके ये चैप्टर हमारा बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।